नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका और रूस में जंग की आशंका से जुड़ी। अमेरिका ने तीसरे विश्व युद्ध की तारीख का ऐलान कर दिया है, 16 फरवरी। अमेरिका की ताजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 16 फरवरी को परसों रूस की सेना यूक्रेन पर धावा बोल सकती है और यह हमला होगा आसमान से। अमेरिका के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सल्लिवन ने दावा किया है कि रूस हवाई बमबारी और मिसाइलें दागने से शुरुआत कर सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका का कहना है कि रूस की तैयारी पूरी है, वो बस यूक्रेन पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है ताकि वो अपनी कार्रवाई को सही ठहरा सके। तो विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, रूस यूक्रेन विवाद के बीच अब एक और संकट गहराता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकता है और यह हमला हवाई होगा। हवाई बमबारी और मिसाइल दागने की शुरुआत जो है वो 16 फरवरी से रूस कर सकता है। रूस अब काला सागर में भी अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर चुका है। इससे पहले बेलारूस में शुरू से ही उसका युद्ध अभ्यास जो है वो लगातार जारी है। 16 फरवरी दावा है कि ये इस सदी की वो काली तारीख होगी जो अगर आ गई तो तबाही मचा सकती है। महज एक दिन बचा है, तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का दावा है कि 16 फरवरी को रूस की सेना पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला बोल सकती है। इसी वजह से 16 फरवरी की तारीख ने पूरी दुनिया में ऐसी दहशत फैला दी है कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकलने की चेतावनी दे दी। और अमेरिका ने तो यूक्रेन की राजधानी कीव में अपनी एम्बेसी से लगभग सारा स्टाफ भी निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जिस रूस पर पूरी दुनिया इस वक्त नजर गड़ाए बैठी है, वो अपने और यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल करने में लगा, जिसकी तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो तीसरा विश्व युद्ध वाकई छिड़ गया हो। हेलीकॉप्टर से उतरते ही बंदूकें लेकर मैदान में दौड़ते सैनिक, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, कयामत ढाने वाले भारी भरकम हथियारों के साथ रूस का ऐसा सैन्य अभ्यास कि महायुद्ध का ट्रेलर देखने को मिल गया। तस्वीरों में दर्जनों टैंक ऐसे दौड़ते दिखे जैसे विश्व युद्ध का बिगुल बज गया। और फिर जब रूस के रॉकेट लॉन्चर दहाड़े तो हर तरफ अमेरिका के लिए चेतावनी गूंजने लगी। बख्तरबंद गाड़ियों से होती फायरिंग भी दुश्मन को धमकी देती नजर आई। रूस की यह तैयारी तो उस बेलारूस में है जो यूक्रेन के ठीक उत्तर में है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में भी उसकी जबरदस्त घेरेबंदी कर दी है। 2 दिन पहले रूस की नौसेना ने यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद काला सागर में अभ्यास शुरू कर दिया, जिसके जारी किए गए वीडियो में रूस के 30 से ज्यादा जंगी जहाज समंदर में उतरे नजर आए, जिसके जरिए रूस ने खुद पर हमला होने की सूरत में क्राइमिया में मौजूद अपनी नेवी के अड्डों को बचाने की प्रैक्टिस की। क्राइमिया यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है। ये वो इलाका है जो है तो यूक्रेन का, लेकिन 8 साल पहले 2014 में रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था और आज वहां रूस की ही फौज तैनात है। रूस इस क्राइमिया को अपना हिस्सा मानता है और इसे अपने कब्जे में रखने के लिए राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका, नाटो और यूरोप के देशों को सरेआम धमकी भी दे चुके हैं। पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि अगर क्राइमिया को रूस से वापस लाने की कोशिश हुई तो फिर जंग होगी। इसी क्राइमिया के दक्षिण में है काला सागर, जहां अब रूस की नौसेना ने अपने जंगी जहाज पानी में छोड़ दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन पहले ही दिन से आक्रामक हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद वो साफ कह रहे हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। रूस का कहना है कि बॉर्डर के पास अपनी सीमा में अपनी फौज तैनात करने का उसे पूरा हक है। उसका आरोप है कि ये अमेरिका और 30 देशों का मिलिट्री अलायंस नाटो है जो सैन्य गठबंधन के नाम पर अपनी सेनाओं को रूस के पड़ोस में पूर्वी यूरोप में ले आए। अब सवाल यह है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो होगा क्या? एक तरफ है रूस और उसके साथ खड़ा बेलारूस, और दूसरी तरफ है नाटो के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे 30 सदस्य देश। अगर जंग हुई तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? इसके लिए नक्शे पर दोनों तरफ की सेनाओं की तैनाती को समझना होगा। यूक्रेन के पूर्व में है खुद रूस, जहां उसने अपने 1,30,000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर खड़े किए हुए हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस की सेना की इतनी बड़ी तैनाती इससे पहले कभी नहीं रही। इस तैनाती में भी सिर्फ जवानों की फौज ही नहीं,
बल्कि भारी भरकम टैंक भी हैं, तोपें भी हैं, बाकी बेहद खतरनाक हथियार भी हैं। मतलब यूक्रेन अपने पूर्व पर तो बुरी तरह घिरा हुआ है, उसके उत्तर में बेलारूस में भी रूस ने अपनी सेना और हथियार झोंके हुए हैं। बल्कि रूस का सबसे तगड़ा इंतजाम बेलारूस में ही नजर आ रहा है। नाटो और अमेरिका का दावा है कि बेलारूस के साथ साझा सैन्य अभ्यास के नाम पर रूस ने वहां अपने 30,000 सैनिक भेजे हुए हैं, जो कि शीत युद्ध थमने के बाद बेलारूस में रूस की फौज की सबसे बड़ी तैनाती है। और तो और रूस ने अपने Su-35 जैसे फाइटर जेट और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बेलारूस में उतारे हुए हैं। बेलारूस में मौजूद रूस के हथियारों के जखीरे में S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, जो जमीन पर खड़े खड़े 400 किलोमीटर की दूरी तक आसमान में उड़ते हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर कर सकता है। और यूक्रेन के दक्षिण में क्राइमिया में तो खुद रूस की सेना का कब्जा है, और काला सागर में भी रूस की नौसेना ने ड्रिल शुरू कर दी है। मतलब पूर्व, उत्तर, दक्षिण 3 दिशाओं से रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह घेरा हुआ है। वहीं रूस की इस तैयारी से दो हाथ करने के लिए यूक्रेन की सेना के महज 2,05,000 सैनिक मैदान में है। लेकिन यूक्रेन अकेला नहीं है, अमेरिका और नाटो ने उसका साथ देने की कसम खाई हुई, और इसी वजह से खड़ा हुआ है तीसरे विश्व युद्ध का जिन। यूक्रेन अपने पश्चिम में नाटो देशों से घिरा हुआ है, और यहीं पर रूस की मौजूदगी नहीं। सबसे ऊपर उत्तर में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे नाटो देश, जहां ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा की अगुवाई में 4,000 नाटो के सैनिक तैनात। इनके नीचे हैं पोलैंड, जो कि बेलारूस, रूस और यूक्रेन तीनों का पड़ोसी है। पोलैंड में 9,200 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। पोलैंड के साथ लगा है जर्मनी, वहां 34,300 अमेरिकी सैनिक तैयार हैं। इसके बाद है रोमानिया, यूक्रेन का दक्षिणी पड़ोसी। वहां अमेरिका के करीब 2,000 सैनिक मौजूद हैं। और फिर आता है नाटो देश बुल्गारिया, वहां अमेरिका के 2,500 सैनिक तैनात हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये सभी देश यूक्रेन का साथ देंगे, और जब इतने देश टकराएंगे तो होगा विश्व युद्ध। अमेरिका रूस को चेतावनी दे चुका है कि अगर उसकी सेना यूक्रेन की जमीन पर दाखिल हुई तो वो सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन पर भी पर्सनल सैंक्शंस लगाएगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि विवाद होने पर देश एक दूसरे पर प्रतिबंध तो लगाते हैं, लेकिन उसके साथ उसके राष्ट्र अध्यक्ष पर सैंक्शंस लगाने का फैसला काफी गंभीर होता है। इसी वजह से जर्मनी के मीडिया में एक यॉट यानी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाली नाव आजकल सुर्खियों में। खबर है कि जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के बंदरगाह से ग्रेसफुल नाम की ये यॉट आनंद फानन में रूस लौट गई। रूस इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि ये यॉट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिका ने पुतिन पर प्रतिबंध लगा दिए तो दुनिया में जहां जहां उनकी संपत्ति है वो उनके हाथ से निकल सकती है। जर्मनी के मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसी डर से पुतिन ने अपनी ये लग्जरी नाव वापस रूस बुला ली। पिछले साल इस यॉट में कुछ मॉडिफिकेशंस कराने के लिए जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में भेजा गया था। यॉट में मौजूद स्विमिंग प्लेटफॉर्म को बड़ा करने और उसकी बालकनी में कुछ काम होना था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये सब काम पूरा होने से पहले ही यॉट को वहां से वापस बुला लिया गया और यॉट रूस के कलिनिंग्राद लौट गई। करीब 12 यात्रियों और 14 क्रू मेंबरों की क्षमता वाली पुतिन की ये यॉट एक ऐसी लग्जरी नाव है जिसमें ऐशो आराम के लिए एक एक चीज मौजूद है। 270 फीट लंबी इस यॉट में जिम है, स्पा है, लाइब्रेरी भी है, साथ ही इसमें बड़ा सा पियानो भी रखा है। इस यॉट में 49 फीट का इंडोर पूल भी है जो डांस फ्लोर में भी बदला जा सकता है। इतनी सारी सुविधाओं की वजह से इसकी कीमत भी आसमान छूती। पुतिन की लग्जरी नाव $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की। सौभाग्य की एक बात यह कि अमेरिका और नाटो को रूस के जबरदस्त सैन्य इंतजाम में यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग का जीता जागता सबूत नजर आ रहा है। अमेरिका दिसंबर से ही रूस को चेतावनी दे रहा है और अब तो वो खुलकर कह रहा है कि रूस की फौज किसी भी वक्त यूक्रेन पर धावा बोल देगी, लेकिन रूस अमेरिका पर ही हमलावर है। उसका कहना है कि अमेरिका फालतू में डर का माहौल बनाकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में सिद्धू ने भाषण देने से इनकार कर दिया। प्रियंका एक दिन पहले संगरूर में धुरी विधानसभा क्षेत्र में हुई एक रैली में मंच पर मौजूद थी, जहां बुलाए जाने के बाद भी सिद्धू भाषण देने नहीं गए। और इसका एक वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, जिसमें चुनावी मंच पर प्रियंका गांधी के ठीक बगल में चरणजीत सिंह चन्नी और उनके बगल में नवजोत सिंह सिद्धू बैठे दिखाई दिए। तभी भाषण देने के लिए सिद्धू का नाम पुकारा गया। बब्बर शेर थोड़े विचारे है, नवजोत तेरी
अपना नाम सुनते ही सिद्धू खड़े तो हुए, लेकिन माइक की तरफ बढ़ने के बजाय उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। सिद्धू ने वहां प्रियंका की मौजूदगी में ही भाषण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी जगह सीएम चन्नी को बुलाने का इशारा किया। इस बात पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मुस्कुराते नजर आए, जबकि सिद्धू उन्हें बुलाने का इशारा कर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा और पंजाब कांग्रेस में लगातार कलह होने का आरोप लगाया। सौ बात की एक बात यह कि सिद्धू के तेवर तभी से तल्ख हैं जब से पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम के चेहरे के तौर पर आगे किया, और ऐसा ही एक बार संगरूर में भी दिखाई पड़ा, जहां की धुरी सीट से ही आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे भगवंत मान चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी खुद उस सीट पर प्रचार करने गई। जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन दाखिल कर दिया। अब्बास अंसारी मऊ जिले की उसी सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से उनके पिता मुख्तार अंसारी 25 साल से विधायक हैं। लेकिन अब्बास अंसारी के पर्चा दाखिल करते ही यह तय हो गया कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। मऊ मेरी जन्मभूमि थी, अब कर्म भूमि भी है। हम और आप सब साथ मिलकर के मऊ को बेहतर बनाने पे आगे बढ़ा जाए। वकीलों और समर्थकों से घिरे अब्बास जब पर्चा दाखिल करने के बाद बाहर आए तो उनको देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी ने पिछले 3 चुनाव जेल में रहकर ही लड़े हैं। यह भी पता चला था कि इस बार वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जिसके संकेत खुद ओम प्रकाश राजभर ने दिए थे। दोस्त क्या वो मित्र क्या जो मुसीबत में काम न आवे, वो मित्र दोस्त क्या जो उसके मुसीबत में काम न आवे। तो ऐसी मित्रता दोस्ती किस बात की होती है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने ही अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन पर्चा दाखिल करने के दिन ही अब्बास अंसारी के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ बिना इजाजत गाड़ियों का काफिला निकालने के लिए केस दर्ज किया। यह मुकदमा उनके खिलाफ मऊ जिले के टोला थाने में दर्ज हुआ। यूपी पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक अब्बास अंसारी के बारे में पुलिस को बिना इजाजत काफिला निकालने की शिकायत दी गई। शिकायत के मुताबिक वो बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कई गाड़ियों में घूम रहे थे, जिसके बाद कई धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सौ बात की एक बात यह कि मुख्तार अंसारी इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद हैं। 2 दिन पहले तक उनके वकील भी दावा कर रहे थे कि वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी मौके पर किसी कागजी अड़चन की वजह से उनकी जगह पर बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव लड़वाने का फैसला लिया गया। हिमाचल में इसी हफ्ते से सभी शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार से सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया। इसके साथ ही जिम और सिनेमा घर भी खोल दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में वहां की संसद के बाहर कई लोगों ने सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ फिर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने उस नियम का विरोध किया जिसके तहत वहां लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी है। सलमान खान ने लता मंगेशकर का एक गाना गाकर उन्हें सोशल मीडिया पर याद किया। मणिपुर की राजधानी इंफाल में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गाना गाकर उन्हें याद किया। बड़ी खबर हिजाब विवाद पर, जिस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में जोरदार बहस हुई। जज ने छात्राओं के वकील देवदत्त कामत से कई सवाल पूछे। कामत ने अदालत से अपील की कि छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत दे, जिसके लिए उन्होंने दलील दी कि सरकार का आदेश आर्टिकल 25 के खिलाफ है, क्योंकि इस आर्टिकल में धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी दी गई। जिसके बाद कोर्ट ने भी उनसे कई बातें पूछी और कुरान का जिक्र किया। जज ने कामत से पूछा कि क्या कुरान में जो कुछ कहा गया है वो जरूरी धार्मिक प्रथा है। मतलब अदालत ये जानना चाहती थी कि अगर हिजाब पर कुरान में कुछ लिखा है तो उसका पालन करना किस हद तक जरूरी है। जिसके बाद छात्राओं के वकील ने कहा कि वो ऐसा नहीं कह रहे। इस मामले पर सुनवाई दोपहर में भी जारी रही। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, क्या पता चल रहा है? और जी किशोर, देश भर में अभी हिजाब का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है। ऐसे में कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर आज सुनवाई होनी थी। इस पर आज सुनवाई हुई, गर्मा गर्म बहस हुई। सुनवाई के बीच में आर्टिकल 25 की बात भी हुई, साथ ही कुरान का भी जिक्र हुआ। ये पूछा गया कि क्या कुरान में हिजाब को लेकर साफ तौर पर कुछ लिखा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई कल तक टल गई है। आगे की सुनवाई अब कल रिज्यूम होगी। हिजाब विवाद पर सुनवाई टल गई। कर्नाटक हाईकोर्ट में चौथी बार इस मामले पर बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई दोपहर तक टाल दी। एक तरफ अदालत में हिजाब विवाद पर गर्मागर्म बहस हुई, दूसरी ओर राज्य के अलग अलग जिलों में स्कूल खुल गए।
और छात्र स्कूल पहुंचे, लेकिन जो लड़कियां या टीचर हिजाब में दिखी उन्हें स्कूल के गेट पर रोक दिया गया। मांड्या के एक स्कूल से ऐसी ही तस्वीरें आईं। वहां हिजाब की वजह से कई छात्राओं को टोका गया। उन्हें हिजाब उतारने के बाद ही स्कूल में एंट्री मिली, लेकिन कुछ छात्राओं के घर वाले इस बात पर नाराज दिखे। उन्होंने स्कूल प्रशासन से इस बात पर बहस भी की। वो वहीं खड़े रहे और अड़े रहे कि उनकी बच्चियां हिजाब पहनकर ही अंदर जाएंगी, लेकिन हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद स्कूल भी सख्त दिखे। वो हिजाब मामले पर कोई रियायत बरतने के मूड में नजर नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि बच्चियों के घर वालों को झुकना पड़ा। उडुपी में भी छात्र स्कूल पहुंचे। वहां से उस स्कूल की तस्वीरें आईं जहां से हिजाब विवाद शुरू हुआ था। प्रशासन ने दावा किया कि वहां हालात काबू में हैं। All schools are opening today, so there is no issues in our block or district. शिमोगा में भी स्कूल खुले। वहां सुबह सुबह स्कूलों के बाहर कड़ी सुरक्षा नजर आई। हिजाब विवाद की वजह से शिमोगा में कुछ दिन पहले पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। और यही वजह रही कि इस बार प्रशासन ने सावधानी बरती। एक तरफ ये मामला अदालत में है और फैसले का इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर बयानबाजी तेज हो गई। इस मामले पर दिए गए कांग्रेस नेता जमीर अहमद के बयान पर तो बखेड़ा खड़ा हो गया और वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता जमीर अहमद ने एक दिन पहले एक विवादास्पद बयान दिया था। हिजाब विवाद पर बोलते बोलते उन्होंने इसका कनेक्शन रेप के बढ़ते मामलों से जोड़ दिया था। मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। जिसके बाद उनके बयान की आलोचना शुरू हो गई। Completely a retrograde statement. It is not a progressive statement. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो जमीर अहमद के बयान को कांग्रेस की सोच से जोड़ दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में जमीर अहमद के बयान के बहाने प्रियंका गांधी को घेरा। इस बीच हिजाब विवाद पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का भी बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने स्कूलों में हिजाब पर रोक के नियम का खुलकर विरोध किया। जिस आदमी में जितनी हया है उतनी जरूरी है, जितना बेहयाई है उतनी ही गैर जरूरी है। ये स्कूल का कोई मतलब नहीं। आदमी अगर बाजार में चल रहा है वहाँ भी हया जरूरी है और पर्दा जरूरी है। एक तरफ हिजाब विवाद पर बयान आते रहे तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर योगी आदित्यनाथ भी खुलकर बोले। उन्होंने डंके की चोट पर बोल दिया कि भारत शरीयत के नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सौ बात की एक बात यह कि कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने फिलहाल स्कूलों में हिजाब पर अंतरिम रोक लगाई हुई है, जिसके खिलाफ कुछ छात्राएं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं। उनकी मांग है कि फैसले तक उन्हें स्कूल में हिजाब पहनने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सुनवाई की तारीख नहीं मिली। इस बीच कर्नाटक में स्कूल खुल गए और वहां सख्ती से नियमों का पालन किया गया। बंगाल में टीएमसी ने 4 नगर निगमों में जीत दर्ज की। वहां आसनसोल, चंदननगर, विधाननगर और सिलीगुड़ी नगर निगमों में हुए चुनावों के नतीजे आए, जिसके बाद टीएमसी के सैकड़ों समर्थक ढोल नगाड़ों के बीच सड़कों पर नाचते रहे। इस दौरान वहां कई जगहों पर खेला होबे गाना भी बजता रहा। 4 नगर निगमों में मिली जीत के बाद टीएमसी की महिला समर्थकों ने हरे गुलाल से होली खेली। इस बीच विधाननगर की मेयर जीत के बाद ममता बनर्जी के पास पहुंची और उनसे मुलाकात की। चुनाव में जीता तो दीदी का आशीर्वाद, दीदी का पा चुके, यही मेरा इसीलिए आया है। सिलीगुड़ी नगर निगम में भी टीएमसी को भारी जीत मिली और उसने लेफ्ट से इसे छीन लिया। नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी खुद सिलीगुड़ी पहुंची, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। आप लोगों को, हर आदमी को, हर इंसान को हमारा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ममता ने नगर निगमों में मिली जीत को मां, माटी और मानुष की जीत बताया। जिन 4 नगर निगमों के नतीजे आए उनमें 2 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। सबसे पहले चंदननगर और विधाननगर के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें चंदननगर की 33 सीटों में टीएमसी ने 31 पर जीत दर्ज की, जिसे 2021 में यहां 30 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला, जबकि 2021 में उसे 3 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह विधाननगर की कुल 41 सीटों में 39 पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, जहां 2021 में उसे 30 सीटें मिली, जबकि यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा और 2021 में 10 सीटें पाने वाली बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। सिलीगुड़ी में टीएमसी ने 47 में 37 सीटें जीती तो बीजेपी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि आसनसोल की 106 सीटों में टीएमसी को 90 और बीजेपी को 7 सीटें मिली। लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों से पहले जमकर बवाल भी हुआ। वहां आसनसोल में वोटों की गिनती से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने टीएमसी पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए उनके समर्थक एक काउंटिंग सेंटर के बाहर जमा हो गए, जहां उन्होंने स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे करीब 1 घंटे तक बंद रहने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे नेताओं ने यह आरोप भी लगाया कि कैमरों के बंद रहने के दौरान टीएमसी के लोग स्ट्रांग रूम में गए और वहां गड़बड़ी की। इसी बात पर वहां काफी देर तक बवाल होता रहा।
তৃণমূল কংগ্রেস আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুটা তো ডিফারেন্ট নয়, এটা তো ইকুয়াল। काउंटिंग सेंटर के बाहर भीड़ जुटने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पहुंचे। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन नाराज लोग अड़े रहे। इसके बाद पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के ऐसा करते ही जिसे जहां जगह मिली वो उधर ही भाग खड़ा हुआ। पुलिस के जवानों ने गलियों में छिपे लोगों को भी खदेड़ दिया। सौभाग्य की बात है कि जिस आसनसोल सीट पर बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, वहां टीएमसी को बड़ी जीत मिली। हालांकि बीजेपी ने नतीजों के बाद भी चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगाए और चारों नगर निगमों में फिर चुनाव कराए जाने की मांग की। योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान पर फिर हंगामा हो गया। वो इसलिए क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने उस बयान का मतलब समझाने की कोशिश की, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उन्होंने 80 बनाम 20 का बयान किसी धर्म, जाति या समुदाय पर नहीं दिया था। उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने अपने बयान में बीजेपी का समर्थन और विरोध करने वाले लोगों की बात की थी। मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मौत, मजहब की बात नहीं की। उनके इस बयान पर अमरोहा से 5 बार के विधायक और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महबूब अली ने पलटवार किया। ये बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी के 80 हैं और बीजेपी के 20 हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसी साल 11 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 वाला बयान दिया था और दावा किया था कि यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सौभाग्य की बात यह कि करीब 1 महीना पहले दिए इस बयान पर उस वक्त भी खूब हल्ला मचा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 20% है और विपक्ष के कई नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के बयान में 20% को मुस्लिम समुदाय की आबादी से जोड़ दिया। जनवरी में थोक महंगाई दर घट गई। थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई। जनवरी में ये 12.96% रही, जबकि इससे पहले दिसंबर में ये 13.56% दर्ज की गई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया कोलकाता पहुंच गई। वहां इस सीरीज की शुरुआत बुधवार से होगी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कुछ लोगों ने सड़क और नालियां पक्की करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे से दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम अभी 0-1 से पिछड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये बवाल यूपी के मुरादाबाद जिले में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान हुआ। आरोप है कि जिले के एक पोलिंग बूथ पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने एक आदमी की पिटाई कर दी और इसी बात पर वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोग थे, गुंडागर्दी यहाँ बूथ पे कर रहे थे आगे। एक लड़के को 18-19 साल का लड़का है, उसके साथ आगे बदतमीजी की, हाथापाई। बताया गया कि वहां काफी देर तक पथराव होता रहा, जिसकी वजह से पोलिंग बूथ के पास हर तरफ पत्थर दिखाई पड़े। यहाँ पर काफी देर तक जो है पथराव होता रहा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। झड़प और पथराव की वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया। सौभाग्य की बात है कि मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर दूसरे चरण के तहत वोट डाले गए। लेकिन कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मतदान के दौरान ही बीएसपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक उलझ गए। हालांकि बाद में वहां तैनात पुलिस के जवानों ने हालात को काबू कर लिया। बड़ी खबर पंजाब से, जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोकने पर विवाद हो गया। चन्नी को प्रचार के लिए जाना था, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन से हरी झंडी नहीं मिली, जिसके पीछे पीएम की सुरक्षा का हवाला दिया गया और इसी वजह से वो राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं कर पाए। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या बताया गया मंच साझा करने पर? चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को न उड़ने की इजाजत मिलने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। खुद चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक और चुनावी प्रचार से रोका गया, ऐसे में जबकि उनके हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन 11 बजे की थी। दूसरी तरफ सुनील जाखड़ ने अपील की है चुनाव आयोग से कि देखना चाहिए चुनाव आयोग को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर यह चुनाव दिखावा भर है। सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं मिली, ऐसा उनके साथ एक ही दिन में 2 बार हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी की रैलियों में शामिल होने के लिए जाना था, मगर पीएम के जलंधर दौरे की वजह से वहां नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया, यानी किसी भी हेलीकॉप्टर या विमान को उड़ने की इजाजत नहीं थी और इसी वजह से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया गया। बताया गया कि उनको 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और वो होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं हो पाए।
ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹ कोई तरीका नहीं है। हालांकि 4 घंटे बाद प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से सुजानपुर जाने की इजाजत दे दी, जहां उन्होंने चुनावी सभा की। लेकिन सुजानपुर से जलंधर जाने के लिए एक बार फिर उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को सुजानपुर से जलंधर सड़क के रास्ते जाना पड़ा। सौभाग्य की एक बात यह कि सुरक्षा में चूक के मामले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला पंजाब दौरा था और इसी वजह से उनकी जलंधर रैली को देखते हुए कुछ घंटों के लिए वहां किसी भी हेलीकॉप्टर और विमान को उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। मुख्यमंत्री चन्नी का हेलीकॉप्टर भी 2 बार इसी वजह से रोका गया, जिस पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। बुर्के में फर्जी मतदान का एक मामला चुनाव आयोग पहुंच गया। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक दल चुनाव आयोग से मिला और उसने अपनी इस शिकायत से जुड़ा एक पत्र भी चुनाव आयोग को सौंपा, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान किया जा रहा है। यूपी बीजेपी ने इसे रोकने के लिए आयोग से जरूरी कदम उठाने की मांग की। तो वहाँ महिला सुरक्षा कर्मी उपयुक्त तरीके से वहाँ पर तैनात की जानी चाहिए, किसी का भी फर्जी मतदान न हो सके। एक दिन पहले ही AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं से बुर्का और नकाब पहनकर वोट डालने की अपील की थी। मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की माँ और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर जाए। ओवैसी ने ये बयान यूपी के फिरोजाबाद की एक रैली में दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने यह मामला चुनाव आयोग के सामने भी उठाया। सौभाग्य की बात यह कि यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान यूपी के रामपुर में फर्जी वोट डालने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई और उसने आगे के चरणों में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए आयोग से गुहार लगाई। बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी का शिलान्यास किया गया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नए सेंटर की नींव रखी। बेंगलुरु की इसी एकेडमी में युवा खिलाड़ियों को तराशने का काम किया जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। केरल क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन बेबी ने आईपीएल की नीलामी में नहीं खरीदे जाने पर दुख जताया। हालांकि उन्होंने अगले साल मजबूती से वापसी करने का भरोसा जताया। राजस्थान के टोंक में नगर परिषद के 10 टोल प्लाजा पर नॉनवेज खाने पर बैन लगाने पर विवाद हो गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध करते हुए डीएम से टेंडर रद्द करने की मांग की। टोंक नगर परिषद पर कांग्रेस का ही कब्जा है। टेंडर लेने के बाद उन जगहों पे गोश्त, अंडा और मछली नहीं खाएंगे। ये कौन लोग हैं जो देश को खाने पे बांट रहे हैं? वहीं नगर परिषद के सभापति ने मामले को बेवजह तूल दिए जाने का आरोप लगाया। हालांकि विवाद बढ़ने पर एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए। कुछ शर्तों के संबंध में आपत्ति की है तो नगर परिषद कमिश्नर से इसकी जांच करवा के जो भी नियमानुसार स्थिति बनती है उसमें कार्रवाई करेंगे। राम मंदिर का एक एनिमेशन वीडियो जारी किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी किया, जिसमें यह दिखाया गया कि तैयार होने के बाद राम मंदिर कैसा दिखेगा, जिसकी एक झलक इस वीडियो में नजर आई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की दीवारों और खंभों पर फूल पत्तियों और कलश की शानदार नक्काशी इस वीडियो के जरिए लोगों के सामने पेश की गई, जबकि भव्यता के साथ मंदिर के गुंबदों और शिखर को भी कमोबेश ऐसे ही दिखाया गया। छह मिनट 22 सेकंड के इस एनिमेशन वीडियो में मंदिर के गलियारों और चबूतरों को भी दिखाया गया। साथ ही गर्भगृह की दीवारें सफेद रंग में नजर आईं और उन पर देवी देवताओं की तस्वीरें भी दिखाई दी। इतना ही नहीं, राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की परिक्रमा के लिए बनने वाले ट्रैक के चारों तरफ हरियाली और बैठने का इंतजाम भी नजर आया। सौभाग्य की एक बात यह कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अब इसके तीसरे चरण का काम चल रहा है, जिसके मई तक पूरा होने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उम्मीद है कि 2023 के अंत से श्रद्धालु मंदिर में राम लल्ला के दर्शन कर सकेंगे, जबकि पूरा राम मंदिर परिसर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद जताएगी, जिसका ही ये एनिमेशन वीडियो ट्रस्ट की ओर से जारी किया गया। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के एक बार फिर सबूत मांगे गए। इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने को कहा। यह विवाद तब शुरू हुआ जब देश में पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी।
और पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। 2019 में 14 फरवरी को ही सीआरपीएफ की बस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी पुलवामा में, उनके सेक्रीफाइस, जो उनका त्याग था, उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं। इसी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक पर उठे सवालों को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जायज ठहराया। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. केसीआर के निशाने पर बीजेपी रही। उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए। BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy, you are not a monarch. You are not a king. केसीआर का बयान आते ही सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया और के चंद्रशेखर राव पर भारतीय सेना के शौर्य का अपमान करने का आरोप लग गया। इससे पहले राहुल गांधी भी सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर सवाल उठा चुके हैं। इसीलिए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर केसीआर पर हमला बोला। हालांकि केसीआर की तरह कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आक्रामक नहीं दिखी। मैं पुलवामा में भारत माँ के जो वीर शहीद हुए उनका नमन करता हूं, पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर भारत सरकार ने आज तक नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष को घेरने का मौका नहीं चूका। पंजाब के जलंधर में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर दिया। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे। 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले का वायुसेना ने बदला लिया था। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद वायुसेना के फाइटर प्लेन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हुए थे। भारत के फाइटर जेट पीओके के मुजफ्फराबाद और चिकोटी पहुंचे थे, जहां आतंकियों के कैंपों पर बमबारी की गई थी। जैश और लश्कर के आतंकी कैंपों पर बमबारी करने के बाद भारत के जेट सुरक्षित लौटने में कामयाब रहे थे। सौभाग्य की एक बात यह कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2019 में राहुल गांधी ने सैनिकों के खून की दलाली वाला बयान दिया था, जिस पर उस वक्त भी खूब हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में उस ऑपरेशन से जुड़ी कई अहम जानकारियां खुद वायुसेना की तरफ से दी गई। एक प्लेन में यात्रियों को सांप दिखाई दिया, जिसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। घटना मलेशिया में हुई, जहां एयर एशिया के एक प्लेन में लोगों को सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर यात्रियों के होश उड़ गए। हना मोहसिन खान नाम की पायलट ने घटना का वीडियो ट्विटर पर डाला। वीडियो में यात्रियों के बैग रखने वाली जगह के पास लगी लाइटों में सांप फंसा हुआ दिखाई दिया। सांप हिल रहा था, इसलिए यह भी साफ हो गया कि ये एक जिंदा सांप है। इंटरनेट पर इसी घटना से जुड़ा एक और वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें सांप लटका हुआ दिखा। पायलट ने अपने ट्वीट में आशंका जताई कि ये किसी यात्री का पालतू सांप हो सकता है जो बैग से बाहर आ गया हो। हालांकि बाद में एयर एशिया ने घटना पर सफाई भी दी। सौभाग्य की एक बात